एवरीवन, आज हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के विकास में इरविंग गॉफमैन के योगदान को जानेंगे। इरविंग गॉफमैन हर्बर्ट ब्लूमर के शिष्य थे। इन्होंने इनकी थ्योरी को एक नया रूप प्रदान किया। एक नई अवधारणा का निर्माण और विकास में इन्होंने अद्वितीय काम किया है। यदि हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को देखें तो यह एक गुरु शिष्य सिद्धांत पर या परंपरा पर आधारित है, क्योंकि हर्बर्ट मीड ने यह सिद्धांत दिया और उनके शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर ने इसे आगे बढ़ाया। हर्बर्ट ब्लूमर के शिष्य इरविंग गॉफमैन ने इस पे काम किया और इस सिद्धांत को एक नया रूप प्रदान किया। गॉफमैन पर अपने गुरु ब्लूमर और मीड दोनों का प्रभाव था, यानी अपने गुरु के गुरु व अपने गुरु से प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत के निर्माण में उन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन मिला। गॉफमैन ने इस सिद्धांत के क्षेत्र में जो भी काम किया उसका संपूर्ण संदर्भ उनकी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कार्य किया उनमें ये दो योगदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें पहला है ड्रामेटोलॉजी या अभिनय कला शास्त्र, या इसे नाट्य कला शास्त्र भी कहते हैं। सेकंड है इंटरेक्शन ऑर्डर या अंतःक्रिया क्रम। गॉफमैन के ये दोनों योगदान प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के क्षेत्र में आते हैं। चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करने से पहले इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लें। यह एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। अगर बात करें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की तो इसमें जो मुख्य योगदान थे 3 समाजशास्त्रियों के, और तीनों अमेरिकन ही हैं। इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनकी मृत्यु हुई 1982 में पेंसिल्वानिया में। इनकी जो बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम दैनिक जीवन में या हर दिन हम अपने जीवन में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह इस बुक में है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, जिसमें जो सारे बुक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके बुक्स काफ़ी बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। सिर्फ देख लेते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड जाइलम, थर्ड इनकाउंटर्स, फोर्थ बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फिफ्थ रिलेशन इन पब्लिक, सिक्स्थ इंटरेक्शन रिचुअल, सेवेंथ फॉर्म्स ऑफ टॉक, एट्थ स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, नाइन्थ फ्रेम एनालिसिस एंड 10th जनरल एडवर्टाइजमेंट। एंड लास्ट बुक एक और है 11 जो हम पहले पढ़े, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये 11 बुक इनकी है। ये सारे बुक आप याद रखिएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पहले योगदान को चलिए स्टार्ट करते हैं, जो है अभिनय कला या ड्रामाटर्जी। अभिनय कला, इस नाम से समझते हैं अभिनय मतलब एक्टिंग करना, रोल प्ले करना। कला मतलब ये आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता अच्छी एक्टिंग, और ये तो हमारे देश की परंपरा रही है। जैसे तमाशा हो गया, नौटंकी, या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ रामलीला करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर कोई राम की एक्टिंग कर रहा है तो वो राम की भूमिका निभा रहा है, वो ही है उसकी अभिनय कला। मतलब वो अपने अभिनय को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक कलात्मक रूप से, जिसे लोग देखने आते हैं, उसे दर्शक उसे पसंद करते हैं और उस व्यक्ति को नहीं करते। जैसे जो भी व्यक्ति होगा, जैसे कोई भी रमेश नाम का व्यक्ति है तो वो रमेश को देखने नहीं आया, वो उस राम को देखने आए हैं जो राम को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ आया हुआ है। और इसलिए अभिनय कला में गॉफमैन ने 2 अवधारणाएं बताए हैं, जिसे हम फिल्म से समझते हैं। इसे और ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि हम सभी को मेरे ख्याल से फिल्म में इंटरेस्ट होगा ही, या फिर हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई मूवी ज़रूर ही देखी होगी। इसमें मुझे याद आ रहा है सुपर 30 जो ऋतिक रोशन की थी, उसमें उन्होंने आनंद कुमार की भूमिका प्ले किया था। तो ये उनका फ्रंट है, और यहाँ पे सुपर 30 में लोग आनंद कुमार की स्टोरी देखने आए हैं, आनंद कुमार को देखने आए हैं, जहाँ रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर ऋतिक रोशन, और वो उनकी भूमिका निभा रहे हैं, अपना अभिनय दिखा रहे हैं और दर्शक उसे देखने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह है उनका मतलब ऋतिक रोशन का फ्रंट। अब बैक की क्या कॉन्सेप्ट है? बैक मतलब पीछे या बैकग्राउंड। मतलब बैक में वह आनंद कुमार नहीं रह जाते, वो ऋतिक रोशन ही रहते हैं, और दर्शक उन्हें देख नहीं सकते, उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं करते, और उस बैक में ही जाकर ऋतिक रोशन जो है वो एक
हम मंच में आएँ तो कैसा इम्प्रेसिव एक्टिंग करें और लोगों को आनंद कुमार जैसा ही फील हो, क्योंकि वो लोग उन्हीं को देखने आएंगे और उन्हीं को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी प्रभाव डालने की उनको सलाह दी जाती है और वो खुद भी इस कार्य को करने के लिए, अच्छी एक्टिंग करने के लिए वो बैक में रिहर्सल करते हैं। जैसे वो तो एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्हें एक कॉमन मैन की एक्टिंग करनी है, तो वो अपने सिंपल से कपड़े को ठीक ठाक करेंगे, अपने बाल को थोड़े बिखरा के रखेंगे या उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। ये सारे काम वो मंच में नहीं कर सकते, वो स्टेज में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो वो उसे प्ले कर रहे हैं। वो बैक में ये सारे कार्य करते हैं और उसके अलावा बैक में वो मैं की भूमिका में रहते हैं। जब वो फ्रंट में आते हैं तो वो मुझे बन जाते हैं, मतलब मुझे क्या रोल मिला है, मेरी कौन सी भूमिका है, तो उनकी भूमिका आनंद कुमार की है, तो वो आनंद कुमार वहाँ पे मंच में रिप्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही वो बैक में जाएंगे वो मैं बन जाएंगे, मतलब ऋतिक रोशन बन जाएंगे। वो अपनी बच्चों से बात करेंगे, अपने घर पे बात करेंगे या फिर अपने फ्रेंड से बात करेंगे, पानी पिएंगे, ये सारे कार्य जो उनको करना है या जो हम पर्सनली करते हैं पीछे रहकर, वो कार्य करेंगे। तो अगर आपको यह लगता है कि ये तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये तो होता ही है, कैमरे में आने से पहले वो अपने आप को रेडी करते ही हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है। गॉफमैन ने कहा है कि हर व्यक्ति एक्टर है और ये पूरा जो जीवन है हमारा, ये रंगमंच है। गॉफमैन का कहना है कि जब स्व या मैं बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच है, वहाँ वह मेरा का अभिनय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना खुद का ले लें कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो एक सलीके से बैठते हैं, एक अच्छा व्यवहार अपना रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉर्मल तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं या बात करते हैं। अगर कुछ चाय नाश्ता आए तो हम उसे मना करते हैं, अगर आ गए तो हम उसमें सारी चीज़ों को खाते नहीं हैं, खाते हैं तो एक तरीके से खाते हैं। वहीं अगर ये हमारा फ्रंट या मुझे का किरदार होता है कि मुझे लोग कैसा समझेंगे या कैसा सोचेंगे। वहीं हम जब अपने घर पे होते हैं, मतलब बैक की भूमिका जब निभाते हैं, तो वहाँ हमारा मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ हम किसी भी तरीके से बैठ गए या कुछ भी खा लिए, कैसे भी खा लिए, जल्दी जल्दी खा लिए, कुछ भी बोल लिए, जो हमारा रियल नेचर है, हम इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर समाज या सोसाइटी का कोई सरोकार नहीं होता है। इवन यदि कहा जाए तो जब भी हम किसी समाज के सामने जाते हैं तो वहाँ हमारा उठना बैठना, बात करना, चलना, हंसना सारा चेंज हो जाता है। सारी जब हम फ्रंट पे आते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वो हम समाज या सोसाइटी के अनुकूल ही करते हैं। वहीं जब हम अपने घरों पे रहते हैं या अकेले रहते हैं या मैं की जहाँ हम भूमिका रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ हम अपने तरीके से रहते हैं कि हम कैसे हैं, कैसी बोली हम बोलते हैं, कैसा सोच हम सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, ये डिपेंड करता है। तो यही भूमिका के बारे में गॉफमैन ने कहा है अभिनय कला में फ्रंट और बैक। फ्रंट मतलब सामने, जब हम लोगों के सामने इंटरेक्ट होते हैं, और बैक मतलब पीछे का, जब हमको लोग नहीं देख पाते और हमें बैक में ही सलाह दी जाती है कि हमें लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चे को ले लें, बच्चा कोई किसी दूसरों के सामने अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है, तो उनकी माँ उसे बैक में ही समझाती है कि हम यहाँ जा रहे हैं, फ़लाने जगह जा रहे हैं, वहाँ अच्छे से रहना, ज़्यादा बदमाशी नहीं करना, फलाना व्यक्ति को तंग नहीं करना और अच्छे से बैठ के रहना। ये सारी सीख या समझ हमें बैक में दी जाती है कि हमें फ्रंट में किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज के अनुकूल व्यवहार करना है और कैसे रहना है। ये सारी समझ हमें बैक में दी जाती है और बैक में हम अपने मैं की भूमिका में प्ले करते हैं। जहाँ हम फ्रंट में जाते हैं वहाँ मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं अंतःक्रिया क्रम। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे गॉफमैन ने कुछ निम्नलिखित लक्षण बताए हैं जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। कौन कौन सा सीक्वेंस हो सकते हैं? जैसे व्यक्ति या पर्सन में उन्होंने लिया है समूह या भीड़। समूह या भीड़ में हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जो मिलते हैं और इंटरेक्शन होता है। सेकंड है संपर्क या कॉन्टैक्ट। इसके कई माध्यम हैं, या तो फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो फिजिकल रूप से जब व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और बातें करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप कहा जाए तो टेलीफोन, पत्र, लेटर, सिनेमा, अन्य माध्यमों से हो सकता है। थर्ड है मुठभेड़ या इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब ये मत समझिएगा कि किसी को शूट करना, किसी पे गोली चलाना, ये नहीं। इनकाउंटर का यहाँ मतलब है किसी से मिलना। तो इसमें मौखिक संचार होता है, मतलब हम
मिल के एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के प्रति सरोकार रखते हैं और इससे हम की भावना पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, जब हम समाज में जाते हैं तो हम समाज के लोगों से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिलन करते हैं, मिलन समारोह करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के प्रति हम की भावना एक दूसरे को समझते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो किसी लड़के और लड़की की शादी होने वाली रहती है, तो जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, तो ये मुठभेड़ कहा गया है इसे, इनकाउंटर गॉफमैन ने। एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, इससे एक भावना जागृत होती है। फोर्थ है मंच या अभिनय, प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस। यह पूरा फॉर्मल होता है जिसमें दर्शक या श्रोता होते हैं, आमने सामने होते हैं और कुछ रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई रिसोर्स पर्सन है, वो अपनी व्याख्यान दे रहा हो, या फिर कोई औपचारिक मिलन हो, फॉर्मल गीत संगीत डांस कंपटीशन, ये जहाँ होता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस भी होता है और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट भी करते हैं, मंच अभिनय जहाँ होता है। फिर लास्ट है सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, सेलिब्रेटिव सोशल ओकेशंस। इसमें गॉफमैन ने कुछ सामाजिक अवसर दिए हैं, त्यौहार, शादी ब्याह, जन्मदिन, त्यौहार जो हम मनाते हैं, जो और एक दूसरे से बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है। इसे भी उन्होंने इंटरेक्शन सीक्वेंस में रखा है, क्योंकि गॉफमैन का मानना है कि कोई भी कार्य, जो छोटा से छोटा जो कार्य होता है, वो छोटे छोटे समूहों से ही होता है। छोटे छोटे समूह या संगठन मिलकर ही महान उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए उन्होंने इस क्रम को भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में रखा है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में 3 समाजशास्त्रियों के 3 अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, इरविंग गॉफमैन। हर्बर्ट मीड ने क्या कहा है, स्व की भूमिका को इम्पोर्टेंस दी है और मैं और मेरा की अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्वचन के माध्यम से मैं का समाजीकरण होता है और धीरे धीरे वह मेरा में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार ब्लूमर ने उद्दीपन, प्रत्युत्तर और 3 आधार वाक्य और संरचना और प्रक्रिया और विधि की बात की है। और ब्लूमर को ही सोशल इंटरेक्शनिज्म का भीष्म पितामह कहा जाता है और इन्हें सोशल इंटरेक्शनिज्म का जनक भी कहा जाता है। इरविंग गॉफमैन ने भी इसमें योगदान दिया है अपना, जिसमें उन्होंने अभिनय कला शास्त्र और अंतःक्रिया क्रम से जोड़कर व्यक्ति और स्व की भूमिका को उन्होंने अपने सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट माना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों के बीच। अगर आप ब्लूमर और हर्बर्ट मीड को नहीं पढ़े हैं तो उसकी भी पार्ट 2 और पार्ट 3 में इनके थ्योरी है, उसको आप डीपली जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सोशल इंटरेक्शनिज्म समझ में आया होगा। कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।